दोस्तों जय आरसीएम। मैं आपका दोस्त सुनील कागसर एक बार फिर से आप सब लोगों का आपकी अपनी आरसीएम पाठशाला में स्वागत करता हूं। और आज फिर से हम लोग जो है एक बेहतरीन ट्रेनिंग के साथ में आपके सामने हाजिर हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि पूरी की पूरी बातचीत जो है आप तक बिल्कुल सही उन्हीं भावनाओं के साथ पहुँचे जिन भावनाओं के साथ आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी ने हमें इस ट्रेनिंग को दिया था। रिलेशनशिप के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं पिछले 3 दिन से। आज हम लोग रिलेशनशिप की कड़ी को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। रिलेशनशिप जो है किस प्रकार से डेवलप किए जाएं उसके बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। अच्छे संबंध कैसे बनाए जाएं। माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे संबंधों के ऊपर बातचीत हम शुरू करें इससे पहले मेरा छोटा सा परिचय। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिजनेस में स्टार पर्ल अचीवर हैं और हम दोनों मिलकर इस बिज़नेस की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे रिलेशंस, हाउ टू डेवलप गुड रिलेशंस। ये रिलेशंस के बारे में हमने जाना कि अपलाइन से रिलेशंस कैसे हो, डाउनलाइन से रिलेशंस कैसे हो, क्रॉस लाइन से रिलेशंस हमारे किस प्रकार से हों। और एक और बात जो है आदरणीय वत्स साहब ने हमें बताई थी कि कंपनी के साथ रिलेशंस कैसे हों, वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ अगले 2 मिनट में। कंपनी के साथ हमारे रिलेशंस जो हैं इस प्रकार से हों कि हमारी जो फीलिंग्स है वो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो कंपनी के प्रति जो अंदर से जो कहते हैं ना, एक बाहरी आवरण होता है, एक अंदर से आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्या सोचते हैं इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हमारी भावनाएं किस प्रकार से, एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बार जो है 2 दोस्त जो है एक ही कंपनी के अंदर काम करते थे और बहुत बरसों बाद जो है वो मिले अचानक से। तो बरसों बाद जब वो मिले तो एक दोस्त जो है बहुत खूबसूरत सी लग्जरियस गाड़ी के अंदर जो है वो ट्रैवल कर रहा था और दूसरा दोस्त जो है वो अपनी उसी पुरानी साइकिल के ऊपर ट्रैवल कर रहा था। तब दोनों दोस्त जब मिले तो जो दोस्त साइकिल पे था उसने उस कार वाले दोस्त से कहा कि दोस्त तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुम बहुत किस्मत वाले हो। हम दोनों ने एक ही जगह से शुरुआत की थी लेकिन आज तुम कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ। किस्मत बहुत मायने रखती है। तुम्हारे पास आज बंगला है, गाड़ी है, सारी चीज़ें हैं, तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, तुम विदेश घूमने भी जाते हो, लेकिन मैं आज भी वहीं का वहीं हूँ। हम दोनों ने एक ही जगह एक ही पोस्ट पर नौकरी शुरू की थी। तो किस्मत जो है तुम्हारी बहुत अच्छी है और मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। तो जो दोस्त गाड़ी में बैठा था उसने कहा कि दोस्त, यहाँ किस्मत का सवाल नहीं है, सवाल जो है हमारी नीयत का है, हमारी फीलिंग्स का है। उसने बताया कि दोस्त याद करो, आज से 20 साल पहले हम दोनों रात की शिफ्ट को कंप्लीट करने के बाद जब फैक्ट्री से, कंपनी से बाहर निकले थे और कंपनी से लगभग हम लोग 5 किलोमीटर दूर आ चुके थे, तब मैंने बताया था, मेरे दिमाग में जो है एक बात याद आई मुझे। मैंने कहा कि आज तो हम गलती से आते आते कंपनी का जो ऑफिस का पंखा है और लाइट है उसको बंद करना भूल गए। तो तुमने कहा था कि क्या फ़र्क पड़ता है, लाइट और पंखा एक दिन बंद करना भूल भी जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, चलो घर चल के सोते हैं, सारा दिन तो काम करते हैं, लाइट और पंखा बंद करने के पैसे थोड़ा ही ना मिलते हैं हमें। तो दोस्त, उस वक्त तुम घर चले गए थे, बहुत सर्द रात थी, बहुत ठंड लग रही थी, मुझे थोड़ा बुखार भी था, लेकिन मैं फिर भी वापस गया। 5 किलोमीटर दूर जाकर वापस मैंने कंपनी का ऑफिस को खोला और वहाँ पे लाइट और पंखा बंद किया और फिर उसके बाद मैं घर आकर सोया था। दोस्त, यहीं से फ़र्क पड़ता है। तुमने कभी उस कंपनी को कभी अपना माना ही नहीं। तुमने तो हमेशा उससे लेने के बारे में सोचा, कभी उसको देने के बारे में सोचा ही नहीं। तुमने कभी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझी। यहाँ पर इसी प्रकार से यदि तुम भी जिम्मेवारी समझते, ये कंपनी मेरी है, मैं इस कंपनी को आगे बढ़ाने वाला हूँ, इसके अंदर मेरा बहुत अहम रोल है, तो तुम भी आगे बढ़ जाते। किस्मत का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, यही होता है कि एक आदमी तो जो है उन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ, उसी सिस्टम के साथ, वही 6 बेसिक्स को सुन के समझ के उन्हीं ट्रेनिंग्स में बैठ के एक आदमी जो है स्टार रूबी हो जाता है और दूसरा आदमी सिर्फ रॉयल्टी अचीवर बन के रह जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, फ़र्क सिर्फ जो सोच का है। हमारी सोच जो है हमारी कंपनी के प्रति
भावनाएं जो हैं किस प्रकार की हैं। अगर कुछ अच्छा आपको नहीं लगता है तो कोशिश कीजिए कि उसको ठीक करने के लिए आगे बढ़िए, उसके बारे में बुराइयां करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंपनी के लेवल पर अभी और ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली हैं। कई बार तो लोग इसी बात का रोना रोते रहते हैं कि ये होता तो वो होता, कंपनी ऐसा क्यों नहीं करती है, वैसा क्यों नहीं करती है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप आगे बढ़ें, इस बिज़नेस के अंदर जो है आगे बढ़ें और बढ़कर उन जिम्मेवारियों को ले लीजिए। कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आप आइए, डायमंड बनिए, कोर ग्रुप में शामिल होइए, डिसीजन लीजिए, लेकिन वहाँ तक पहुँचिए तो उससे पहले आपको सलाह देने का, मुझे सलाह देने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अख्तियार नहीं है। हम जो है अगर कुछ हमें ठीक लगता है तो अगर कुछ हमें लगता है कि ये पिकअप सेंटर पे धूल चढ़ी हुई है तो शिकायत मत कीजिए। पिकअप सेंटर के ऊपर कपड़ा लीजिए, अपना रुमाल लीजिए, उस पिकअप सेंटर की सफाई कर दीजिए। यह आपकी कंपनी है, ये आपको देखना है कि आपके ग्राहक वहाँ पर आएंगे। इस भरोसे मत बैठिए कोई और दूसरा धूल को साफ कर देगा। आप उस काम को अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि ये कंपनी आपकी है, सिस्टम आपका है। और 2-3 पॉइंट और भी वत्स साहब ने हमें शेयर किए थे जो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। उन्होंने बताया था कि हमारे जो है रिलेशंस जो है एम्प्लॉयज़ के नहीं होते, कर्मचारी के रिलेशन नहीं है आरसीएम के साथ। हमारे रिलेशंस एक पार्टनर के रिलेशंस हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया था कि यदि कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्व इट, समस्या का समाधान कीजिए। ऑलवेज एडिफाई द प्रोडक्ट, कंपनी, CMD ऑफ द कंपनी एंड द स्टाफ। हर चीज़ का एडिफिकेशन करते रहिए। एंड रेस्पेक्ट द डायरेक्शंस फ्रॉम द कंपनी साइड। कंपनी की तरफ से जब भी कोई डायरेक्शंस हमें मिलती है, आदरणीय TC जी की तरफ से हमें बहुत सारी सूचनाएं मिलती रहती हैं। अभी जैसे कि उन्होंने बताया है कि अपनी दुकान जो है इस महीने हम खोलेंगे तो हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, तो हमें उनकी डायरेक्शंस का रेस्पेक्ट करना है और उन डायरेक्शंस को फॉलो करने का पूरा प्रयास करना है। चलिए अब हम बात करते हैं कि रिलेशंस को कैसे बनाया जाए, हाउ टू डेवलप गुड रिलेशंस। रिलेशंस को डेवलप करने के लिए सबसे पहली बात हमें जानना जरूरी है कि विश्वास हर रिश्ते की बुनियाद है। ट्रस्ट जो है हर रिश्ते की बुनियाद है। ट्रस्ट क्या होता है, विश्वास क्या होता है? विश्वास खुद करना पड़ता है, भरोसा जिसको कहते हैं। हमें भरोसा करना होगा। हर रिश्ते के अंदर विश्वास, एक होता है विश्वास और एक होता है विश्वासघात। हर जगह पे हमें ट्रस्ट को डेवलप करना है। कभी धोखाधड़ी के बारे में सोचना भी नहीं है, ना अपलाइन के साथ, ना डाउनलाइन के साथ, ना क्रॉस लाइन के साथ, ना कंपनी के साथ। विश्वास किस प्रकार से पैदा होता है, कहाँ से होता है विश्वास? रेस्पेक्ट। आप रेस्पेक्ट कितना करते हैं इससे आपका विश्वास झलकता है, आपका ट्रस्ट झलकता है। आप फेयर कितने हैं, कितने साफ सुथरे हैं, कुछ छुपाव नहीं है आपके अंदर, हमारे अंदर, तो आपका विश्वास झलकता है। आप ओपननेस, कितना खुले हैं, कहीं संकुचित विचारधारा तो नहीं है हमारी कि सिर्फ मेरी ही टीम बढ़ जाए, सिर्फ मेरा ही भला हो जाए, सिर्फ मेरा ही चेक आ जाए। हमें फेयरनेस दिखानी होगी, हर डिस्ट्रीब्यूटर के हित के बारे में सोचना होगा। इंटीग्रिटी, हमारी आस्था कितनी है, इंटीग्रिटी जो है हमारी, जैसे देश के प्रति वफादारी कितनी है, हम कितने वफादार हैं। कहीं हम अपनी ही कंपनियों को, वो कहते हैं ना हरियाणवी में, खेत को बाढ़ तो नहीं खान लग रही है। कई बार जो है हम खुद ही बुराइयां करते रहते हैं। तो विश्वास जो है, इस विश्वास की बहाली के लिए ध्यान रखिएगा, रेस्पेक्ट कीजिएगा। अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, कंपनी, सिस्टम, रेस्पेक्ट देम। फेयरनेस, बिल्कुल फेयरनेस रहिए, बिल्कुल ओपननेस रखिए, इंटीग्रिटी रखिए, अपनी जो है आस्था रखिए सिस्टम के अंदर, तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि वत्स साहब ने बताया कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अच्छे संबंधों को बनाने में बाधक हैं, जिनकी वजह से अच्छे संबंध नहीं बनते हैं। तो चेक कीजिएगा साहब, यहाँ पे किसी अपलाइन और किसी डाउनलाइन में मत चेक करना, क्रॉस लाइन में मत चेक करना। ये सिर्फ अपने लिए चेक करना, अपने खुद के लिए चेक करना। कई बार हम गलती ये कर बैठते हैं, कोई चीज़ हमें मिलती है, पता लगता है, हम उसके ऊपर दूसरों को तोल के देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ ये बिज़नेस दूसरों से नहीं चलता, ये बिज़नेस खुद से चलता है। आप अपने आप को कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, आपके अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट्स है, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से वही बात कहना चाहूँगा जो मैंने डाउनलाइन के टॉपिक को शुरू करने से पहले बताई थी कि ये जो बातचीत है
ये ना अपलाइन के लिए है, ये ना डाउनलाइन के लिए है, ये आपके लिए है, ये केवल और केवल आपके लिए है। आप इसके ऊपर अपने आप को चेक कीजिएगा। नंबर 1, सेल्फिशनेस जो है रिलेशंस के अंदर बाधक है। सेल्फिशनेस सिर्फ अपना ही अपना सोचना कि मेरा चेक आ गया। कई बार मैंने देखा, बहुत ये बड़ी अजीब सी घटना होती है। एक व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति ने टारगेट लिया, उसने टारगेट लिया कि इस महीने मैं लीडरशिप क्वालिफाई करूंगा, और वो इस तरीके से लीडरशिप की क्लोजिंग के लिए प्रयास करता है, और क्लोजिंग के दिन जो है जैसे ही उसका 3.5 लाख का बिजनेस होता है वो आराम से बैठ जाता है। फिर वो ध्यान ही नहीं देता कि नीचे कुछ लोग थे जिनके टारगेट्स मैंने सेट करवाए थे और उनके टारगेट्स पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, बल्कि वो तो एक और घोषणा कर देते हैं कि बस बहुत हो गया, अब ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, टारगेट छूट गया तो अगली बार कर लेंगे। ये सेल्फिशनेस है भाई साहब। हम बहुत बार मैंने इस तरह की सिचुएशंस को देखा है कि एक आदमी जैसे ही उसका खुद का टारगेट पूरा हो जाता है वो फिर दूसरों के टारगेट के ऊपर ध्यान देना बंद कर देता है। सेल्फिशनेस जो है इस बिजनेस के अंदर, रिलेशंस के अंदर सबसे बड़ी बाधक है। हम सेल्फिशनेस को हमेशा हमेशा के लिए त्याग देंगे, कभी भी इसको अपने बीच में नहीं आने देंगे। भावना ये रखेंगे कि मेरा टारगेट भले ही छूट जाए, यहाँ जो मेरी टीम है उसका टारगेट हर हाल में पूरा होना चाहिए। उसके लिए मुझे 1 मीटिंग करनी पड़े, 10 मीटिंग करनी पड़े, 50 मीटिंग करनी पड़े, 100 फ़ोन कॉल करने पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं करूँगा, मैं सारे के सारे काम करूँगा, लेकिन इसका टारगेट छूटना नहीं चाहिए। तो इस सेल्फिशनेस को मेरे दोस्त कभी बीच में मत आने देना। ये छोटे छोटे लालच जो है, ये छोटा मोटा एक आध चेक जो है आपके बिजनेस में, आपके ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं डालने वाला, लेकिन संबंधों के ऊपर इनका बहुत गहरा असर पड़ता है। लोगों को ये बात पता लगते देर नहीं लगती कि उन्होंने अपना टारगेट पूरा कर लिया है और मेरे टारगेट की बारी जब आती है तो आराम से चैन की बंसी बजा रहे हैं, सो रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा बोझ लेने की। ये बात उनको पता लग जाती है साहब। तो इस तरह की हरकतें कभी नहीं करनी है हमें, और मैं जानता हूँ आप डायमंड से, आप इस तरह का काम कभी नहीं करेंगे। हमेशा हमेशा सेल्फिशनेस को त्याग देंगे, सेल्फिशनेस को एक कदम भी अपने पास नहीं आने देंगे। अपना चेक भले ही कई बार लेवल जब क्रॉस होते हैं, एक आदमी नीचे है, एक आप ऊपर है, आपने 3.5 लाख का लेवल क्रॉस कर लिया, यहाँ पे एक साथी है जिसका लेवल उसका भी जो है 3.5 लाख का क्रॉस हो सकता है, अभी 340 है। हम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, 10,000 का क्यों प्रेशर ले रहा है, क्यों दिहाड़े भरा, अगले महीने कर लेना, क्योंकि अगर नीचे 3.5 हो गया तो आपका चेक छोटा हो जाएगा। ये घटना बहुत बार घटती है। बहुत सारे लोग इसी उधेड़ बुन में रहते हैं कि नीचे किसी का लेवल क्रॉस ना हो। भाई साहब, ये छोटे छोटे चेक्स के चक्कर में अगर हम पड़े रहेंगे तो कभी टेक्निकल और एमराल्ड और स्टार एमराल्ड तक ये गाड़ी पहुंचने वाली नहीं है। हमेशा अगर यहाँ नीचे किसी आदमी का 340 का हो गया है तो प्रयास कीजिए, जोर लगाइए, नीचे तक जाइए, एक एक व्यक्ति को कुछ कुछ खरीदारी करवाइए, इसका 3.5 जरूर होना चाहिए। फिर इसके नीचे कई बार ऐसी सिचुएशंस भी मैंने देखी हैं कि यहाँ पे किसी व्यक्ति का 3.5 का लेवल क्रॉस होता है और यहाँ नीचे एक आदमी का 2,60,000 का हो सकता था, 2,60,000 का हो सकता था, लेकिन 240 पे आके इसको रोक देते हैं, यहाँ प्रयास करना बंद कर देते हैं, क्योंकि ये डिफरेंस बोनस भी फिर इन साहब की जेब में जाएगा। मैं कहता हूँ ये विश्वासघात है, धोखा है, सरासर बेईमानी है। इस तरह की बेईमानी और इस तरह के बेईमान लोग कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे आरसीएम बिजनेस में। उन्हें ये बिजनेस हमेशा हमेशा के लिए आउट कर देगा। इस बिजनेस की एक खासियत है, इसको जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पहचान लीजिएगा। ये बिजनेस पिछले 20 साल से चल रहा है, इसने एक भी बेईमान आदमी को छोड़ा नहीं है। ये बिजनेस अपने आप बाहर कर देगा। ऐसा अगर आपको दिखे तो झगड़िएगा मत, लड़िएगा मत, कुछ ज़्यादा बोलिएगा मत, सिर्फ और सिर्फ वही रूल को ध्यान में रखिएगा कि ऐसा अगर पता लगे तो अगली बार जब मिले तो उनकी मिसाल दें, उनके बारे में कहें कि ये तो इतने ईमानदार आदमी हैं, ये ईमानदारी की जीती जागती मिसाल हैं, इन्होंने हमेशा मेरे चेक के ऊपर ध्यान दिया है, इन्होंने हमेशा मेरा चेक बढ़े, मेरा कभी भी इन्होंने टारगेट छूटने नहीं दिया, भले ही आपका टारगेट उन्होंने 4 बार छूटने दिया। आप फिर भी मिसाल दीजिए उनकी, फिर भी उनकी प्रशंसा कीजिए, उन्हें वैसा बनना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उलझेंगे वो आपको उल्टा समझा देंगे, फिर आपके रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे। रिलेशंस
कभी ख़राब नहीं करने हैं, हमें किसी भी कीमत पर ख़राब नहीं करने हैं। मैं तो सिर्फ आप लोगों को आगाह कर रहा था कि कहीं हमसे ऐसी गलती तो नहीं हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा, नीचे के लेवल्स को हमेशा हमेशा प्रयास कीजिएगा कि वो पूरे होने ही चाहिए। हमारा चेक भले ही छोटा हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो लंबी रेस के घोड़े हैं, हमें तो डायमंड जाना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक ऑफ कमिटमेंट। हमारा कमिटमेंट जब कमज़ोर होता है, हमारी जो कमिटमेंट जिसको कहते हैं, आदरणीय राकेश शर्मा जी कहते हैं ठान लिया, जिस आदमी ने ठान लिया वो ज़रूर मंजिल तक पहुंचेगा। तो अगर हमने ठाना नहीं है, कमिटमेंट स्ट्रांग नहीं है, तो रिलेशंस के अंदर बाधा बनते हैं ये कमिटमेंट्स। नंबर 3, रूखापन। हमारा रूखा स्वभाव होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो एरोगेंसी एटीट्यूड रखते हैं, रूखापन और एरोगेंस रखते हैं। स्वभाव के अंदर नरमी रखिएगा, स्वभाव के अंदर नरमी रखिएगा, कभी भी रूखापन मत लेके आइए। रूखापन हमेशा ही रिलेशंस के अंदर, चाहे वो आपके घरेलू रिलेशंस हो, चाहे वो आपके कंपनी रिलेशंस हो, चाहे अपलाइन हो या चाहे डाउनलाइन हो, हर जगह ये रूखापन जो है, रूखा रूखा सा स्वभाव आप देखते हैं ना। एक आदमी बिल्कुल सड़ी सी शक्ल लिए, हमेशा चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ी रहती हैं, हाँ, और बिल्कुल उदास मन, और अजीब सा कुछ भी बात पूछो वो झटक के कहता क्या है, क्या कर रहे हो ये इस तरह से अगर रूखापन हम रखेंगे, ये रिलेशंस कभी नहीं डेवलप होने देगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, चीयरफुल रहिए। नेक्स्ट है एरोगेंसी, घमंड। घमंड आ जाता है कई बार बहुत लोगों को। 4, 6, 10, 20 लोग जुड़ गए, 50-100 लोगों की टीम बना ली, रॉयल्टी अचीवर हो गई या छोटा मोटा कोई लेवल आ गया, घमंड से भर जाते हैं कि अब तो मैं हूँ, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। नमती फलीनो, ध्यान रखिएगा। फलदार वृक्ष और गुणी लोग झुक जाते हैं, फलदार वृक्ष और गुणी लोग झुक जाते हैं। झुकना सीखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता गलत कौन है सही कौन है, झुकेंगे तो आप ही जीतेंगे। कभी भी अकड़ने वाला नहीं जीतता है, भले ही शब्दों से जीत जाए, लेकिन उसने एक आदमी को हार दिया है। कभी भी हमें रिलेशंस के बीच में इस घमंड को नहीं लेके आना है। ईगो के बारे में आदरणीय मुकेश कोठारी जी, आपके 3 दुश्मन सुनिएगा। ईगो जब आता है तो आदमी को पता ही नहीं चलता और अपॉर्चुनिटी उसके सामने से डांस करते हुए निकल जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, ईगो के बारे में कहा जाता है कि ये 10 पैसे की भी नहीं बिकती है। अब बाज़ार में लेके जाएं, इसके कोई 10 पैसे भी नहीं देगा, और हम लोग इसको उठाए लिए घूमते फिरते रहते हैं। हम लोग जो है जीवन भर इसको अपने अंदर लिए घूमते फिरते रहते हैं, जबकि इसकी कीमत, इसकी औकात 10 पैसे की भी नहीं है। 10 पैसे की भी नहीं बिकती है ईगो। और ये ईगो ने न जाने कितने लोगों को तबाह किया है। बहुत सारे लोगों को ये वहम हो जाता है, ईगो हो जाती है कि ये बिजनेस तो मेरी वजह से चल रहा है, अपलाइन का चेक मेरी वजह से आ रहा है, डाउनलाइन का बिजनेस मेरी वजह से बढ़ रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग देखें, जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तब बहुत लोगों को ईगो आ गया था कि आरसीएम को तो चलाने वाले हम लोग हैं, और वही लोग जो आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी से भी पहले इस सिस्टम में ज्वाइन हुए थे, आज उनका अता पता नहीं है, नामो निशान नहीं है। ये ईगो जिसके अंदर आ जाता है, उसका तबाह होना, तय होना, न केवल आरसीएम बिजनेस में, जीवन में तबाह होना निश्चित है। रामायण इसका एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है। रावण के अंदर ईगो आया, घमंड जब आया उसके अंदर, तो न केवल वो खुद तबाह हुआ, वो पूरी की पूरी सोने की लंका को ले बैठा, अपने सारे के सारे भाइयों को ले बैठा। और इसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण महाभारत है, जिसके अंदर एक ईगो की वजह से हजारों नहीं लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। माय डियर फ्रेंड्स, ईगो को जो है कभी भी अपने अंदर मत आने दीजिएगा। हमेशा झुक के चलिएगा, हमेशा नरमाई से चलिएगा। कोई कितना भी बड़ा जो है कुछ भी घटना हो जाए, तब भी अपने आप को संयमित रखिएगा। ईगो जो है जब भी आता है, अपॉर्चुनिटीज़ को आपसे छीन के लेके जाता है। अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा ईगो के विपरीत चलती हैं। अपॉर्चुनिटी ईगो के आसपास भी नहीं फटकती हैं। घमंड को अपने से दूर रखिएगा। 10 पैसे की भी कीमत नहीं है साहब जिस चीज़ की, उसको हम क्यों उठाए फिरते हैं? काहे के तुरंखा बने फिरते हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। हम कुछ नहीं हैं, हम एक सामान्य डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम सेवक हैं, हम आरसीएम बिजनेस की सेवा करना चाहते हैं।
हम आरसीएम बिजनेस को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं, हम सैनिक हैं इस बिजनेस के, हम योद्धा, हम इस बिजनेस के वो सच्चे सेवक हैं जो लगातार सेवा ही करते रहेंगे, कभी भी हम बॉस नहीं बनने वाले हैं, हम तो सिर्फ काम काम और काम ही करते रहेंगे और अपने आप ये बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट है नेगेटिव एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड, नकारात्मक स्वभाव। कुछ लोगों का हर बार हर बात के ऊपर नकारात्मक सोच ही रहती है, कुछ भी हो जाए उनको हर चीज़ के अंदर उल्टा ही दिखाई देता है। यदि हमारे अंदर ऐसी कोई घटना है, ऐसा हम सोचते हैं कि हर बार कोई भी चीज़ अपलाइन कुछ भी बोलती है उसके बारे में उल्टा ख्याल आता है, तो साहब बदलना शुरू कीजिए, अपने आप को चेंज कीजिए, चेंज कीजिए। कोई भी घटना होती है, उस घटना को देख के आपके मन में पहला जो ख्याल आता है, विचार आता है, वो आपके स्वभाव को दर्शाता है। आप उसके बारे में अच्छा सोचते हैं। गाड़ी, मान लीजिए एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, आप हाईवे पे चल रहे हैं और चलते चलते आपकी गाड़ी का पंचर हो गया, अगर तो ये ख्याल आ गया कि ये क्या हो गया, ये तो बहुत गलत हो गया, ये तो क्या, मुझे इतने बजे वहाँ पहुँचना था, मैं तो लेट हो जाऊँगा, ये नेगेटिव सवाल है, ये नेगेटिव एटीट्यूड का नतीजा है। दूसरा एक विचार है, गाड़ी चल रही थी हाईवे के ऊपर, पंचर हो गया, आपने गाड़ी साइड में लगाई, पंचर लगाने में या टायर बदलने में आधा घंटा लगा, आपने उस परमात्मा का शुक्रिया अदा किया, हे परमात्मा बहुत अच्छा हुआ गाड़ी में पंचर हो गया, मैं यहीं पे रुक गया आधे घंटे के लिए, आपने, मुझे पता है कि आपने मुझे जानबूझ के रोका है, ये आपकी मर्जी थी, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली थी, उससे आपने मुझे बचा लिया, कुछ हो सकता था इसलिए आपने मुझे यहाँ पे रोक लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी कुछ लोग आएंगे और आपकी टीम को छोड़ के चले जाएंगे, यहाँ पर यदि तो आप रो रहे हैं कि ये क्या हो गया, ऐसे नहीं वैसे नहीं होना चाहिए था, इसका एक दूसरा भी एटीट्यूड है, कोई बात नहीं, आया है चला गया, मैं ऐसे ऐसे अब 10 और लोगों को ज्वाइन कराऊंगा, अब और ज़्यादा मेहनत करूंगा, और ज़्यादा अपने आप को सुपर स्ट्रांग बनाऊंगा, नॉलेज दूंगा अपनी टीम को, ताकि ये जो गया है इसको भी कल को एहसास हो कि तूने बहुत बड़ी गलती की थी, उलझूंगा नहीं, इसके साथ झगड़ूंगा नहीं। नेगेटिव एटीट्यूड मत रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिएगा। नेगेटिव एटीट्यूड आपके रिलेशंस के बीच में बाधक है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ लिसनिंग। लैक ऑफ लिसनिंग, सुनने की कमी। सुनने की कमी, बहुत बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग जो है, हम लोग सुनते कम हैं, बोलते ज़्यादा हैं। सुनते कम हैं, बोलते ज़्यादा हैं। किसी आदमी को प्लान दिखाने गए हैं, किसी अपलाइन के पास मिलने गए हैं, किसी डाउनलाइन के पास मिलने गए हैं, कोई डाउनलाइन आपसे मिलने गई है, उस वक्त हम सुनते कम हैं, बोलते ज़्यादा हैं। अगर हम सुनेंगे नहीं तो सही निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे, हमें सुनना होगा। लोग सुनाने के लिए बेताब रहते हैं, कोई उनको सुनने वाला नहीं है। यदि हम उन्हें सुनेंगे, हम अपनी अपलाइन को सुनेंगे, अपनी डाउनलाइन को सुनेंगे, अपने दोस्तों को सुनेंगे, अपने रिश्तेदारों को सुनेंगे, सबको अगर सुनेंगे, सुनने की कला जिस आदमी को आ जाती है वो जीवन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। अक्सर गलती यहीं पे होती है, हम लोगों को सुनाने की ज़्यादा पड़ी रहती है। हम लोग सुनाते ही रहते हैं, बताते ही रहते हैं, बताते ही रहते हैं, सुनते ही नहीं हैं साहब। और जब तक सुनेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक लोगों के अंदर की जो फीलिंग्स है, वो कहते हैं ना, भड़ास जब तक ना निकल जाए। एक आदमी तैयार नहीं होता है काम करने के लिए, तो भड़ास निकालने दीजिए, लोगों को सुनने की आदत डालिए। अगर हम सुन नहीं रहे हैं, ये भी वत्स साहब ने बताया कि रिलेशंस के अंदर बहुत बाधा डालता है। आप सुनिए ना, सुनिए कभी अपनी पत्नी को, सुनिए कभी अपने पिताजी को, सुनिए कभी अपने बेटे को, बेटी को, सुनिए कभी अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को। उनके मन में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन हम सुनते नहीं हैं, हम तो केवल सुनाते जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जिस दिन सुनना शुरू कर देंगे उस दिन शीशे की तरह आपका जीवन जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। यस, विजय जी ने बहुत अच्छा कहा, किताबें पढ़ना भी सुनने के जैसा है। किताबों को पढ़िए। कोई आदमी आपसे कुछ कहना चाहता है, बताना चाहता है, किताबों को जब आप पढ़ेंगे तो आप सुन रहे होते हैं। माय डियर, नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की कमी। डिसिप्लिन, सुबह उठना है, नहीं उठना है, कभी 9 बजे उठेंगे, कभी 12 बजे उठेंगे, कभी नहीं उठेंगे, कहीं 10 बजे पहुंचना है तो 11 बजे पहुंचेंगे। कोई काम आज करना है,
उसको परसों करेंगे या परसों के बजाय फिर अगले हफ्ते करेंगे। चीज़ों को टालना, लैक ऑफ डिसिप्लिन। मीटिंग्स के अंदर आना है तो वहाँ पे कभी टाई को भूल के आ गए, कभी शर्ट को भूल के आ गए, कभी कुछ कर दिया, कभी कुर्ते पजामे के अंदर घूम रहे हैं। लैक ऑफ डिसिप्लिन जो है जो है आपके संबंधों को ख़राब करता है। आप अपने डाउनलाइन को, टीम को टाइम दिया 10 बजे का, आप पहुंच रहे हैं 12 बजे, या टाइम दिया उसके बाद मीटिंग ही कैंसिल कर दी आपने, हैं इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो आपने किसी टीम के सदस्य को अपने घर पे बुलाया और पता लगा आप घर पे ही नहीं हैं। लैक ऑफ डिसिप्लिन जो है संबंधों को बहुत बार खराब करते हुए देखा गया है। तो डिसिप्लिन में रहिए हमेशा, हर जगह। कुछ समय पहले एक साथी ने बताया था कि हम लोग शीशे के घरों में रहते हैं। आपकी तो 2 आंखें हैं लेकिन हजारों आंखें आपके ऊपर हैं। आप डिसिप्लिन को अगर अनफॉलो करते हुए, डिसिप्लिन को वायलेट करते हुए कहीं भी नज़र आते हैं तो हज़ारों लोग आपसे जो जुड़े हुए हैं, उनकी जो आस्था है, लोग तो यहाँ पर भी चेक करते हैं कि आप गाड़ी जब चला रहे हैं आपने सीट बेल्ट लगाई हुई है कि नहीं है, आपने गाड़ी स्पीड लिमिट से ज़्यादा तो नहीं भगाई है, आपने किसी को गलत ओवरटेक तो नहीं किया है। ये आपके कैरेक्टर की परिभाषा तय करता है। तो हमेशा डिसिप्लिन में रहिए, हमेशा अपने आप को मेंटेन करिए, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। आपकी 2 आँखें हैं लेकिन आपके ऊपर हज़ारों आँखें हैं। कभी भी किसी भी जगह पर डिसिप्लिन से समझौता मत कीजिए। डिसिप्लिन से समझौता करेंगे तो रिश्तों के अंदर खटास आ जाती है। पास्ट बैड एक्सपीरियंस, पुराने अनुभव होते हैं, पुराने अनुभव होते हैं, हमारे बैड एक्सपीरियंस होते हैं जो हमारे अंदर नेगेटिविटी पैदा करते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मुकेश कोठारी जी ने एक टेप में दिया है। उन्होंने बताया है कि एक बार एक व्यक्ति जो है बाजार से जा रहा था और उसकी कोहनी जो है एक आदमी को लग गई, और वो आदमी जो है जिसको वो कोहनी लगी, वो आदमी बहुत हट्टा कट्टा था और बहुत भूरी भूरी उसकी आँखें थी और वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। कोहनी जैसे ही लगी उसके मन में ख्याल आया कि ये आदमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अब तो जो है ये जोर से मुझे थप्पड़ मार सकता है। और ऐसा ही हुआ। उस आदमी ने उसका कॉलर पकड़ा और 2 चमाट जमा के उसको दिए। अब ये क्या हुआ, बैड एक्सपीरियंस हो गया। अब जब भी उस आदमी को वैसा हट्टा कट्टा कुर्ते पजामे वाला भूरा आदमी दिखता था तो उस आदमी के मन में एक ही ख्याल आता था कि ये पीटेगा, अब ये थप्पड़ मारेगा। ये बैड एक्सपीरियंस होते हैं हमारे। कुछ लोगों के पास पुरानी कंपनीज के बैड एक्सपीरियंस होते हैं, इधर उधर के घरेलू बैड एक्सपीरियंस होते हैं, सोसाइटी के बैड एक्सपीरियंस होते हैं। इसलिए वो ईमानदारी और सच्चाई के नियमों पर चलना ही नहीं चाहते। उनके दिमाग में तो केवल और केवल कई बार यही रहता है कि मेरा चेक ही बड़ा होना चाहिए, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। बैड एक्सपीरियंस को बाहर निकालिए। बैड एक्सपीरियंस हमारे इस बिज़नेस के अंदर किसी भी प्रकार से फ़ायदेमंद नहीं होते, ये हमारे रिलेशंस के ऊपर बुरा प्रभाव डालते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बैड एक्सपीरियंस को हमने अपने जीवन से बाहर निकाल देना है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मैं बात करता हूं। नेक्स्ट हमारा है अनकेयरिंग एटीट्यूड। नंबर 10, अनकेयरिंग एटीट्यूड, लापरवाह होना, संबंधों के अंदर लापरवाह होना, अनकेयरिंग। हमारी टीम है, कई बार मुझे अपनी ग्रेट अपलाइन पर बहुत फ़ख्र होता है कि उन्होंने हमें शुरू से ही बहुत सारी चीज़ें सिखाई। आदरणीय श्रवण सैनी जी, जब हम किसी सेमिनार में जाते थे, दिल्ली जाते थे, जैसे दिल्ली के किसी प्रोग्राम में हम देखने के लिए गए, तो उसके बाद जब हम लोग घर पे वापस आ जाते थे तो उनका फ़ोन आता था कि आप ठीक ठाक पहुंच गए हैं, क्या आप बिल्कुल खाना वाना खा लिया है। और फिर हमें बताते थे कि आप भी इसी प्रकार से आपके साथ जो 20 साथी गए हैं उनको फ़ोन करके फॉलो कीजिए, वो घर पे पहुंच गए हैं, क्या वो ठीक ठाक हैं, उन्होंने खाना खा लिया है। इसको बोलते हैं केयरिंग एटीट्यूड। हमारी जब टीम हमारे घर आती है, हमारे सेमिनार में आती है, उसके बाद हम बहुत सारे लोगों को सेमिनार में बुलाते हैं, हमने उनकी कितनी केयर की, हम उनकी कितनी परवाह करते हैं। या कहीं ऐसा तो नहीं सोचते अरे मुझे क्या ज़रूरत है, आया था अपने बिजनेस के लिए, गया होगा, पहुंच गया होगा, क्या फ़र्क पड़ता है। एक साथी ने किसी दूसरी जगह दूसरे टाउन में बिजनेस शुरू किया है, अगर आपको लगता है कि वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसको पूछिए, उसको केयर कीजिए, उनको वहाँ पे कैसी सुविधाएं मिल रही हैं, होटल अरेंज हो गया है कि नहीं हो गया। इसको बोलते हैं केयरिंग एटीट्यूड। बच्चों की जब हम जैसे हम केयर करते हैं उसी तरह से हमें अपने डाउनलाइन की केयर करनी है, हमें इस सिस्टम की केयर करनी है। जैसे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो
पेरेंट्स चेक करते हैं रोटी डाल ली है कि नहीं है, फल है कि नहीं है, किताबें हैं कि नहीं है, कॉपी है कि नहीं है, पेन है कि नहीं है। तो केयरिंग एटीट्यूड रखिए, अनकेयरिंग एटीट्यूड से रिलेशंस खराब हो जाते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो है, मैं आपसे लास्ट पॉइंट शेयर करता हूँ, ग्रीड। ग्रीड 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 समझते हैं साहब? ग्रीड, इसको थोड़ा बड़े अक्षरों में लिख देते हैं, GREED। ग्रीड, ग्रीड का मतलब होता है लालच। लालच, लालच और संबंध, ये ध्यान रखिएगा, लालच और संबंध कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते, कभी भी दोनों एक जगह नहीं रह सकते। लालच क्या होता है? ये लालच कैसे आता है? ये लालच कैसे जनरेट होता है? ये लालच, ये लालच बहुत, कहते हैं ना, लालच बहुत बुरी बला है। लालच, जब हम प्लान दिखाने जाते हैं तो लालच अगर मन में है कि ये आदमी जुड़ जाएगा तो मेरा चेक आ जाएगा। लालच, हम किसी मीटिंग में जाते हैं और ये सोच के मीटिंग करते हैं कि यहाँ पे ये लोग, सारे के सारे लोग यदि 10-10 हज़ार का बिजनेस वॉल्यूम खरीद लेंगे तो मेरी रॉयल्टी आ जाएगी। लालच, ये लालच कि हम लोग किसी आदमी को 50,000 का, 1 लाख का प्रोडक्ट दिलवा दें और सोचें कि अब तो मेरा जो है फलाना लेवल पार हो जाएगा। लालच है ये साहब, इस तरह के लालच मत कीजिएगा। सबसे पहले ये ध्यान में रखिएगा, कोई भी काम, कोई भी घटना, कोई भी आप टारगेट या कुछ भी अपनी टीम को जब दे रहे हैं तो ये चेक कीजिएगा क्या इस काम को करने से उसका कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या उस आदमी को कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर उस काम को करने से केवल आपको फ़ायदा हो रहा है, ये लालच है। इस लालच को समझिए। कई बार ये लालच ही समझ में नहीं आता है, कई बार लगता है नहीं नहीं ये लालच थोड़ा ही ना है, ये तो सिस्टम है, ये तो सिस्टम की ज़रूरत है, ऐसा तो करना ही पड़ेगा इसको। अब जो ये टारगेट आया है ये तो इसके ही हित में है, जबकि वहाँ पे बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो उनके हित में नहीं था, आपके हित में था। आपके हित में था, इसलिए आपने उसको प्रमोट कर दिया, उस घटना को धक्का कर लिया और उस व्यक्ति, क्योंकि वो आपकी डाउनलाइन है, आपका साथी है और उस आदमी को वो काम को अंजाम देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कि कभी भी ये लालच भी जो है ना, इसकी परिभाषा बड़ी उथली है। आजकल इस लालच को लोग बिजनेस भी कहते हैं। इसको सोचते हैं कि नहीं नहीं, मतलब इसको किसी और आवरण में लपेट कर प्रोड्यूस कर देते हैं, कहते हैं नहीं नहीं मेरा कोई लालच नहीं है इसमें, इसमें तो टीम का ही भला है। भाई साहब ध्यान रखिएगा, टीम का भला सिस्टम को फॉलो करने से है। कभी भी कोई भी टारगेट, कोई भी ख्याल आपके मन में आए, कोई भी चीज़ आप अपनी टीम को, अपने डाउनलाइन को बताना चाहते हैं, उनसे करवाना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, एक सूत्र है उसके ऊपर तोल के देख लीजिएगा। और वो सूत्र ये है कि क्या इस काम को करने से, क्या इस टारगेट को अचीव करने से इनका कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। अगर उसमें आपको ये लगता है कि इस काम को करने से उनका फ़ायदा तो 51% है और आपका फ़ायदा बहुत कम है, तो इस काम को हो सकता है आप अलाउड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगे 50-50 में भी आप आ जाएं कि हो सकता है इनका भी फ़ायदा उतना ही हो, मेरा भी फ़ायदा उतना हो, कांटा मार दीजिए। अगर आपका उनका फ़ायदा 49% है और आपका फ़ायदा 50% है तो कांटा मार दीजिए, मत करिए ऐसा काम। क्योंकि इस काम को करने से अपने आप को, कई बार हम अपने आप को वैसे ही सही ठहरा लेते हैं कि नहीं 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 नहीं, इस काम को करने से तो इसी का फ़ायदा है, लेकिन अल्टीमेटली पता लगता है कि इस काम को करने से उनका थोड़ा सा फ़ायदा है, आपका बहुत बड़ा फ़ायदा है। उनको तो मात्र 200 रुपये ज़्यादा आएंगे, आपका रॉयल्टी लग जाएगा। इस तरह के लालच मत कीजिएगा साहब, ये लालच जो है बुरी बला है। लालच तबाह कर देते हैं, लालच आगे चल के बड़ा उग्र रूप धारण कर लेते हैं। हमेशा अपने रिलेशंस को बचा के रखिएगा, अपने आप को, अपनी टीम को बचा के रखिएगा, क्योंकि रिलेशंस रहेंगे, टीम रहेगी तो लेवल्स आते रहेंगे, लेवल्स जाते रहेंगे। ये बिज़नेस बहुत दूर तक, बहुत लंबे तक चलने वाला है। जिस भी व्यक्ति ने रिलेशंस को बचा लिया, संबंधों को बचा लिया, तो वो बहुत बड़ी पिन पर जाएगा। डायमंड और स्टार डायमंड तो कुछ भी नहीं है साहब उनके सामने, क्योंकि ये बिज़नेस अल्टीमेटली एट लास्ट जो है संबंधों के ऊपर आके ही टिकता है। ये बिज़नेस केवल और केवल संबंधों का बिज़नेस है, ना प्रोडक्ट का बिज़नेस है, ना कोई और चीज़ का बिज़नेस है। कुछ भी
चीज़ जो है संबंधों से ऊपर नहीं है। एक कोटेशन मैंने एक किताब में पढ़ी थी कि क्या हो कि आप बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर ले और पूरी दुनिया को खो दे। क्या हो कि आप बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर ले और पूरी दुनिया को खो दें, तो क्या फ़ायदा होगा उस पैसे का कि जिसकी वजह से पूरी की पूरी दुनिया को खो दें हम। ये पैसा इसीलिए तो कमा रहे हैं ना कि उसके साथ में हम रिलेशंस के साथ में घूमे फिरे। अगर रिलेशंस ही ख़राब हो गए, लोग हमारे को बैठने के तक की परमिशन ना दें, लोग हमें सुने ना, लोग हमारी बुराइयां करें, तो क्या फ़ायदा होगा उस पैसे का। भाई साहब, रिलेशंस को हमेशा तवज्जो दीजिएगा। रिलेशंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो अपलाइन के साथ हो, डाउनलाइन के साथ हो, क्रॉस लाइन के साथ हो, घर वालों के साथ हो, पति पत्नी के साथ हो, बेटे के साथ हो, बेटी के साथ हो, रिश्तेदारों के साथ हो। रिलेशंस को हमेशा मजबूत करते चलिए, हमेशा ईमानदारी से काम कीजिए। इधर उधर जो नियमों के अंदर नहीं है उस काम को कभी मत कीजिए। कभी भी जो है इस तरह की हरकतें, किसी आदमी ने सामान खरीदा है उसका बिल तुरंत कटवाइए। किसी आदमी ने कोई लेवल करना चाहते हैं तो जांच कीजिए क्या वो उसके लिए सही है। आपके लिए हो सकता है सही हो, लेकिन हो सकता है उनके लिए सही ना हो। माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम यहीं पे विराम देते हैं। कल सुबह फिर से मिलते हैं एक बेहतरीन शुरुआत के साथ। समय बहुत कम है, 90 दिन बहुत जल्दी पूरे हो गए हैं। कोशिश करते हैं कि सारे टॉपिक्स को हम कवर कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय RCM।